हम लोग जम्मू कश्मीर में थे। आजाद कश्मीर बनवा दिए थे, गिलगिट बाल्टिस्तान बनवा दिए थे। जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूएन में लेकर चले गए थे। यूएन का जो प्रपोजल आया था वो भी हम लोगों ने कर लिया था। मेरे ख्याल से वो हम लोगों का लास्ट टॉपिक था कल, राइट। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम संधि होती है और 5 जनवरी 1949 को यूएन का जम्मू कश्मीर पे प्रपोजल आता है, जिसमें पाकिस्तान को पूरा जम्मू कश्मीर खाली करने को कहा जाता है ताकि जनमत संग्रह कराया जा सके। पाकिस्तान इनकार करता है और भारत भी इनकार करता है और विवाद ज्यों का त्यों बना रहता है। कल तक हम लोगों ने यही पढ़ा था। क्या हुआ बच्चा? फूल नहीं उठा रहे हैं, कैसे होगा? तुम्हारा नंबर मेरे पास है। क्या नाम था तुम्हारा? राज। है, लिख के भेजो। ये कब का भेज दिया हूं यार? ये लास्ट में क्या है तुम्हारा? कहाँ कोई मैसेज आया है मेरे में? हाँ है। आप अभिजीत को फोन करो ना। बात हो गई। जब तक आते हैं तब तक हम आगे बढ़ाते हैं। 5 जनवरी 1949 तक हम लोग आ चुके हैं। 370 विलय संधि पर हस्ताक्षर हो चुका था।
हस्ताक्षर में तय किया गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य होगा, भारत का स्वायत्त राज्य होगा, यानी जम्मू कश्मीर को भी कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। अरे क्या यार, कहां सोशल जस्टिस का टॉपिक है भाई, गजब स्थिति है। मिला? मिल गया? कूल। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। नवंबर, अक्टूबर नवंबर आ जाता है 1949 और भारतीय संविधान के भाग 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, 370। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 21 में 370 को शामिल किया जाता है। तो जो विलय संधि पे तय हुआ था ना, वो सब कुछ इसमें डाला जाता। क्या तय हुआ था? कि भारत का जम्मू कश्मीर एक स्वायत्त राज्य है। राज्य भारत का है, लेकिन उसे विशेष स्वायत्तता प्राप्त है। मतलब रक्षा, विदेश और संचार पर कोई भी कानून इंडियन पार्लियामेंट बनाएगी, और बाकी मामलों में कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू करवाने के लिए भारत सरकार को वहां की अनुमति लेनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? रक्षा पे कोई भी कानून, विदेश पे कोई भी कानून, संचार पे कोई भी कानून पार्लियामेंट का बना हुआ जम्मू कश्मीर पे लागू होगा, लेकिन बाकी कोई कानून जब तक वहां की सरकार नहीं चाहे, विधानसभा, विधानमंडल, तब तक लागू नहीं होगा। यानी जम्मू कश्मीर पर केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही लागू होगा। बाकी कोई भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। यहां तक कि 356 भी, 356 क्या है? आपातकाल, 356 भी लागू नहीं होगा। यानी भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद तभी लागू होगा जब वहां से, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, बट रक्षा पर, विदेश पर कोई भी कानून अपने आप लागू। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आर्टिकल 370 को संशोधित करने या निरस्त करने का अधिकार
भारतीय राष्ट्रपति को नहीं होगा। ये तभी होगा जब वहां की संविधान सभा इसके लिए परमिट करे। यानी 370 में कोई भी अमेंडमेंट वहां की संविधान सभा की परमिशन के बिना नहीं होगा। ये जब 370 लाया गया तो इसमें प्रोविजन किया गया। यहां तक क्लियर है। अब एक कहानी आपको सुना रहा हूं कि जब हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए। सारे कानून के विशेषज्ञों को, संविधान के विशेषज्ञों को बैठाया गया कि भाई जब 370 को भाग 21 में शामिल किया गया था तो उसमें साफ कर दिया गया था कि भारत का राष्ट्रपति 370 को निरस्त नहीं कर सकता है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। मतलब महान लोग हो यार आप लोग, फिर वही लगा दिए। क्या होगा यार। इसमें क्यों जोड़ दिए हो। उसमें जोड़े हुए फिर कल डिस्टर्ब होगा क्या, उसको अलग से लगाना था ना। वो सुबह की क्लास का है, शाम की क्लास का है। यही था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 370 को भारतीय संविधान के भाग 21 में शामिल किया गया। इसके अनुसार भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में, लाइट बुझाओ, जम्मू कश्मीर के बारे में विलय संधि पर जो तय हुआ था उस संदर्भ में रक्षा, विदेश और संचार भारत के पास होगा। कानून बनाने का अधिकार, बाकी मामलों में कोई भी कानून राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यकता। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत के संघ में जम्मू कश्मीर शामिल होगा। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर में लागू होगा। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। 370 को छोड़कर संविधान का कोई भी भाग जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किसी प्रावधान को संशोधनों या अपवादों के साथ राज्य पर लागू कर सकते हैं, परंतु इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। क्लियर है। और 370 के प्रोविजन के बाद इसमें लास्ट में दे दिया गया कि 370 को निरस्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति करना चाहे तो तभी होगा अगर 370 में कोई मान लो अमेंडमेंट करना है, निरस्त करना है, तो जम्मू कश्मीर का विधानसभा यदि इसके लिए सहमत हो जाती है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इसके लिए सहमत हो जाती है, तो इसको किया जा सकता। यही तय था। और 2018 में सरकार ने इरादा किया कि 370 को हटाना है। और लिखा हुआ है कि 370 को भाई सरकार, राष्ट्रपति नहीं हटा सकती है। तो बच्चा, दिमाग का इस्तेमाल किया गया। दिमाग का इस्तेमाल किया गया कि पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया। अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का जो प्रोविजन है उसमें पहला 6 महीने तक गवर्नर शासन लगता है, और 6 महीने के बाद यदि उसको एक्सटेंशन दिया जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो पहला 6 महीना गवर्नर शासन लगाया गया, 6 महीने के बाद फिर से वहां पर एक्सटेंशन दिया गया और राष्ट्रपति शासन लग गया। अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया। ओके।
370 कहता है कि 370 को निरस्त करना है तो वहां की संविधान सभा की मंजूरी जरूरी है। और 1957 में संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण करके बाय बाय कर दिया। आज इंडिया में संविधान सभा है क्या? भारत संविधान को बनाने वाली संविधान सभा आज नहीं है। तो संविधान सभा की पावर किसके पास है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। क्लियर है कि पार्लियामेंट के पास है। तो जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग हो गई तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की पावर किसके पास आ गई? वहां की विधानसभा के पास। और जब वहां की विधानसभा भंग हो गई तो राष्ट्रपति साहब ने कहा कि लागू, हटाओ 370 को। कहानी याद है ना? 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया तो एक हंगामा टाइप का मचा। सारे भारत शॉक्ड रह गए कि एक वो कैसे गया, क्योंकि जनरली दिमाग में ही परसेप्शन बना हुआ था कि 370 को प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता है। स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगा करके हटाया गया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया कि भाई एकदम बिल्कुल संविधान सम्मत है, क्योंकि संविधान सभा की अनुपस्थिति में पावर विधानसभा के पास आएगा। और विधानसभा यदि नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा की अनुपस्थिति में पावर पार्लियामेंट के पास इसलिए आएगा क्योंकि विधानसभा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है और जनता 2 स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, एक लोकसभा के स्तर पर और एक केंद्र के स्तर पर लोकसभा राज्यसभा और दूसरा राज्य के स्तर पर विधानसभा। तो विधानसभा निरस्त है तो फिर वहां के जो लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रतिनिधि हुए, और जब वो जनता के प्रतिनिधि हुए तो लोकसभा डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, राष्ट्रपति करेंगे और पार्लियामेंट से पास करा देंगे। मामला समझ में आ गया होगा। 370 पर थोड़ा मैंने ज्यादा एम्फेसिस दे दिया क्योंकि ऐसा ही 19 में करना पड़ा था। 370 को इसमें शामिल किया गया। अब देखो धीरे धीरे विलय संधि को एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद 1951 कश्मीर में चुनाव कराया जाता है और चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कौन थे? शेख अब्दुल्ला। वहां पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की, स्वाभाविक सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतती है और शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री का पद नहीं था बल्कि वहां के लिए प्रधानमंत्री का ही पद था। तो 51 की एक महत्वपूर्ण घटना यही होती है। और फिर 1952 में एक दिल्ली समझौता होता है। दिल्ली समझौता, ये भी कहीं नाम पढ़े होंगे, जानना हो चाहिए। और दिल्ली समझौता में तय होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्तियां हैं, एक राज्य की शक्तियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो संघ वाली सूची तो छोड़ दो, संघ वाली सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संघ के पास। राज्य सूची में जो विषय है, समवर्ती सूची में जो विषय है, और जो इनमें से किसी में नहीं है, संघ बनाएगा। लेकिन दिल्ली समझौता में तय किया गया कि वे विषय जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है उस पर बाकी राज्यों के संदर्भ में संघ बनाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में राज्य बनाएगा। यही है उसकी स्वायत्ता ना। जब हम उसको स्वायत्ता दे रहे हैं तो बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा विशेष अधिकार देना चाहिए। तो एक दे के एक ले लिया हमने। तो दिल्ली समझौता हुआ, शेख अब्दुल्ला जी हमारे मुख्यमंत्री जी थे, वहां पर प्रधानमंत्री जी थे, तो हमने एक दिया तो भाई आपका अधिकार होगा, जो विषय समवर्ती सूची राज्य सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा। और इसके साथ साथ हमने लिया क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भाग को जम्मू कश्मीर पर भी लागू करने का परमिशन उनसे ले लिया, क्योंकि बिना उनके परमिशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे सिटीजनशिप, भारत जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यह बात अलग है कि वहां की नागरिकता भी उसको लेनी पड़ेगी, लेकिन भारत का वो नागरिक होगा। मौलिक अधिकार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी लागू होगा। तो कुछ इस तरह से चीजों को हम लोगों ने, अभी तक तो था कि एक और 370 के सिवा और कोई जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। लागू होगा तो वहां का सरकार का अनुमोदन चाहिए, वहां का सरकार के अनुमोदन ले लेकर के और हम लोगों ने दिल्ली समझौता में
संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। 1952 के बाद 1952 में यही हुआ बच्चा, संसद द्वारा प्रयोग की जाने वाली अवशिष्ट शक्तियां जो आर्टिकल 248 में है, प्रयोग का क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर को दिया गया और भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को राज्य तक बढ़ाया गया। ये लाइट बुझा दो बच्चा, हेलो, ये लाइट, हाँ आगे वाला रहने दो, ये जला दो, उनको दिखाई देगा। 1953 में वहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना, गपशप चलने दो थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और यहां से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। 15,000 बच्चे मेंस लिखते हैं, फाइनली 1,000 बच्चे सिलेक्शन पाते हैं, 14,000 बच्चे फेल होते हैं। तो ये सोच के पढ़ो कि मेंस लिखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो 15,000 में से 14,000 फेल्योर में नहीं शामिल होना है, 1,000 पास करने वाले में शामिल होना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा जानना पड़ेगा, अच्छी समझ आपको रखनी होगी, ठीक है। तो बुझाओ नहीं, चारों बत्ती बुझा दो, वो वाला एक जलते रहने दो, बस इसको भी बुझाओ, उस पर निशाना बना दो ताकि डेली बुझवाऊंगा मैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना, तो याद रहेगा कि कौन कौन बुझाना है, ठीक है। दिल्ली समझौता क्लियर। 1953 में चुनाव होता है, 53 का रहे, 1953 में 1953 में शेख अब्दुल्ला का दिमाग फिर से खराब हो जाता है, ठीक है। और जो 370 के तहत व्यवस्था बनाई गई थी उससे इतर वो फिर से कश्मीर की आजादी की बात करने लगते हैं। और अगर कोई देश की मांग को लेकर के भारत से अलग होना चाहता है, ये देशद्रोह है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, शेख अब्दुल्ला जी को गिरफ्तार किया जाता है और शेख अब्दुल्ला जी को गिरफ्तार करने के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं बच्चा। और बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री बनाने के बाद हमारी सरकार इनके साथ खूब प्यार मोहब्बत करती है। ये 1900, हेलो, 1-2 पॉइंट रहेगा, सुधार देना, और कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ चीजें करेंट मान लो कि तुमको भेज दिया और मन में अभी आया अपडेट करने को, तो मैं कर देता हूं और मैं क्लास में करवा देता हूं, ठीक है। पीडीएफ में तुम्हारा होगा कि 53 में आपके शेख अब्दुल्ला जी फिर से आजादी की मांग करने लगते हैं और उनको गिरफ्तार, डन, इतना ही है बस, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बता दिया मुंह से। और उसके बाद इनको बनाया जाता है, ये 63 तक रहते, यानी 10 साल, और कांग्रेस के बड़े प्यारे हैं ये। और 370 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार, वहां के जम्मू कश्मीर की सरकार के अनुमोदन से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ढेर सारा पार्ट्स जम्मू कश्मीर तक विस्तारित किया जा सकता है। फिर क्या है, अपने प्यारे मोहन को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया तो इनके साथ तो अनुमोदन करवा करवा के भारत सरकार ढेर सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को जम्मू कश्मीर तक विस्तारित करेगी और जम्मू कश्मीर को अपने ग्रिप में लेने का प्रयास करेगी, ताकि कल के डेट में हमारे लिए कोई खतरा उत्पन्न ना हो। कोई भी देश चाहता है, हम भी चाहे। जम्मू कश्मीर सरकार के अनुमोदन से कई संवैधानिक सुधार इनके पीरियड में किया गया और इसी में कर दिया गया कि 356 भी जम्मू कश्मीर पर लागू, राष्ट्रपति शासन भी जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकता है। ये इन्हीं के अनुमोदन से हम लोगों ने सेट करके आगे बढ़ा दिया। 354 में भी एक बहुत बड़ी घटना घटती है। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर 1-2 चीजें की चर्चा करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पढ़ते हो तो तुमको 370 के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दिल्ली समझौता के बारे में जानकारी होनी चाहिए और 35A के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 1954 में भारतीय राष्ट्रपति को द्वारा आर्टिकल 35A को लागू किया जाता है, ठीक है।
और इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है कि अपने यहां के नागरिकता का मापदंडों को डिसाइड कर सकता है। जम्मू कश्मीर एक तो भारत का नागरिक होगा वो, लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता के लिए वहां का विधानमंडल डिसाइड करेगा कि वहां की नागरिकता किसको किसको देना चाहता है और अपने नागरिकों को क्या क्या वो अधिकार, ये अधिकार विधानमंडल को दिया गया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। इसी के बल पर जम्मू कश्मीर विधानमंडल ने उनको, जो कि इस दंगा में भारत से भागकर पाकिस्तान चले गए थे, उनको भी अवसर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के नागरिक बन सकते हैं, स्थायी निवासी बन सकते हैं। इसी के बल पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा कि भारत के लोगों को वहां जाकर बसने का अधिकार नहीं होगा। बहुत सारे अधिकारों से भारत के जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्य के लोगों को वहां वंचित किया गया और वहां के लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किया गया। यह विधानमंडल को दिया गया। अभी तक यही चल रहा था। 1955 में पहली बार भारत के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा सार्वजनिक मंच से घोषणा कर दी गई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जनमत संग्रह का तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है कि वहां की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जब विभिन्न अनुमोदन के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वायत्त राज्य मानने को तैयार हो गए, तो उनके प्रतिनिधियों का अनुमोदन इक्विवेलेंट है जनमत संग्रह के। अब जनमत संग्रह किस बात का? मामला समझ में आ रहा है? हम लोगों ने अब खुले तौर पर इसको एस्टेब्लिश किया कि अब कोई जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। और 1957 में जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा जम्मू कश्मीर का संविधान का निर्माण किया गया और जम्मू कश्मीर में इसको लागू कर दिया गया। 26 नवंबर, सुधार देना, 26 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब अधिकार हम लोगों ने दिल्ली समझौता और 35A के तहत दे दिया था। कहा कि भाई आप अपना झंडा रखेंगे लेकिन भारत का झंडा होगा। भारत का झंडा और जम्मू कश्मीर का झंडा एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी नहीं होगा और भारत के झंडा को जो सम्मान बाकी राज्यों में मिलता है वो सम्मान जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा। समझ में आ रहा मेरी बात? इस तरह से उनका अपना झंडा होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन वो भारतीय संविधान का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे की गई और इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी वहां के चुने हुए प्रतिनिधि ही संविधान सभा का निर्माण किए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, इस संविधान में स्वीकार किया, जम्मू कश्मीर के संविधान में स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। मतलब अब कहीं से जनमत संग्रह का कोई जरूरत नहीं है। 57, 1958, 1959 ऐसे बीच में कुछ कुछ घटनाएं चल रही थी। जैसे बीच में कुछ घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रही थी, बीच में कुछ घटनाएं पाकिस्तान के लेवल पर चल रही थी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी था, 45 में डेमोक्रेसी आया, लेकिन वहां अयूब खान ने तख्ता पलट कर दिया। अब वहां पर तख्ता पलट फटाफट होता था, जब चाहे तब कोई आता था और तख्ता पलट कर देता था। ये घटना वहां चलती रही। इधर अंतरराष्ट्रीय मंच पर 1954 में एक संगठन बनाया गया C2। इसमें शामिल हुआ अमेरिका, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। पर्पस था साउथ ईस्ट एशिया पर अपना कंट्रोल
एस्टेब्लिश करना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साउथ ईस्ट एशिया पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। और इनमें संगठन में शामिल थे यूके, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और इनको एक मुर्गा चाहिए था। मुर्गा समझते हो ना? भारत इनका मुर्गा बनने को तैयार नहीं था। ऑफर भारत के पास आया। भारत की नीति थी गुट निरपेक्षता की कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। यूएसएसआर के साथ प्रतिस्पर्धा, शीत युद्ध अमेरिका का चल ही रहा था। इनको एक मुर्गा चाहिए था, मुर्गा मिल गया पाकिस्तान। भारत के बाद इनकी निगाह गई पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान को भी चाहिए था एक मजबूत बॉयफ्रेंड जिसके बल पर वो भारत पर धौंस। बस क्लियर है ना कंसेप्ट? इसी का परिणाम था 1957 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक समझौता करता है और अमेरिका के गोद में जाकर, यहीं से पाकिस्तान अमेरिका के मध्य संबंध बनते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, और पाकिस्तान को अमेरिका यूज करता है अपने विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य था अफगानिस्तान से रसिया को भगाना, जहां फंडिंग करता है पाकिस्तान को और टेररिज्म की शुरुआत करवाता है। तो कहानी 54 से ही लिखी जा चुकी थी। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 8, ये दशक निकल जाता है। 61, 62, 62 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, भारत चीन युद्ध। ध्यान में है, तिब्बत के मामले में भारत चीन भाई भाई थे, लेकिन तिब्बत के मामले में चीन थोड़ा सा गुस्सा गया हमसे। हमने थोड़ा मानवता का परिचय दिया और दलाई लामा को समझ दिया। चीन गुस्सा गया और उसने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमें बुरी तरह हराया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा पाकिस्तान ने सोचा, और उसको लगा कि इस समय चीन भारत का दुश्मन है तो हमारा दोस्त बन सकता है, तो चलो चीन को दोस्त बनाते हैं। रिजल्ट हुआ 1963 का समझौता। क्लियर है कंसेप्ट? 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच समझौता होता है, और वहीं पर वो हमारे द्वारा हथियाया हुआ इलाका चीन को गिफ्ट कर देता है। 63 तक की घटना घटित होती है बच्चा। 1964 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मर जाते हैं, और उनकी जगह पर एक छोटे कद का बट बहुत ही मजबूत इरादे का प्रधानमंत्री भारत को मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री। इधर पाकिस्तान में वहां की सैन्य नेतृत्व भारत के खिलाफ मन में ढेर सारा मलाल लेके बैठा हुआ है कि छोड़ेंगे नहीं भारत को। और पाकिस्तान के सह पर जम्मू कश्मीर में एक संगठन बनाया जाता है, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट। जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाने वाले दो लोग होते हैं, एक अमानुल्लाह खान और एक मकबूल बट्ट। अमानुल्लाह खान और मकबूल बट्ट मिलकर एक संगठन बनाते हैं। उद्देश्य हिंसक तरीके से कश्मीर की आजादी। कौन वाला कश्मीर? जो भारत में। हिंसक तरीके से कश्मीर की आजादी। पहला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन जम्मू कश्मीर। डन। 64 में लाल बहादुर आ गए, और 64 में JKNLF आया। 1977 में इसने नाम बदल दिया अपना JKLF, इन बीच से गायब कर दिया। आज भी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। चौसठ में हम लोगों ने क्या किया? आर्टिकल 352 और 356 को प्रावधान किया कि जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, राइट।
इसी मुद्दे को लेकर जेकेएलएफ ने, हम जेकेएलएफ नहीं कहेंगे, थोड़ा टेढ़ा है, जेकेएलएफ कहेंगे क्योंकि वही नाम रहा। जेकेएलएफ ने कश्मीर घाटी के मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। ये जो 352 और 356 जो है वो 370 का विरोधी है या नहीं? क्योंकि 370 कह रहा है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। स्वायत्ता, बात समझ में आ रही है? जब दिल्ली समझौता हो रहा था तो भारत ने उसी समय कोशिश किया था। दिल्ली समझौता कब हुआ था? 1952 में। उस समय वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। और भारत ने उसी समय कोशिश किया था कि 356 को हम लागू करेंगे, लेकिन शेख अब्दुल्ला इस पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि डिफेंस आपके पास है, इसलिए अगर डिफेंस का कुछ मामला है तो आप अपना अधिकार बढ़ाइए, लेकिन अगर इंटरनल कुछ सिक्योरिटी का मामला आता है तो हम निपटेंगे। इस 56 को लागू करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता का उल्लंघन। लेकिन 370 में ये भी प्रावधान था कि वहां की सरकार अगर चाहे तो अनुमोदन कर दे तो लागू हो सकता है। सरकार से बाद में हम लोगों ने अनुमोदन करवा दिया, और अनुमोदन करवा के जब ये प्रोविजन कर दिया कि 352 और फिर 356 लागू हो सकता है, तो अमानुल्लाह खान, मकबूल भट्ट आदि सभी ने यहां पर एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। 1965 में यह आंदोलन तेजी से बढ़ा। इधर वहां पर सैनिक शासन को लगने लगा कि भारत कमजोर है, चीन से हार गया, हम भी हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, इसको ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है? और ऑपरेशन जिब्राल्टर का पर्पस था कश्मीर में डिस्टरबेंस, ताकि पूरी भारतीय सेना और रक्षा सुरक्षा विभाग का कंसंट्रेशन कश्मीर पर आ जाए, पूरी कायनात कश्मीर पर फोकस्ड हो जाए, और हम धीरे से कच्छ के रण क्षेत्र से अटैक कर लें। पाकिस्तान ने यही किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, आतंकियों को घुसपैठ कराना। इधर मकबूल भट्ट, अमानुल्लाह खान कश्मीर में 352 और 356 को लेकर के जन आंदोलन का माहौल बनाए हुए थे, भीड़, पत्थरबाजी। और इधर पाकिस्तान ने अगस्त में आक्रमण कर दिया, और यही होता है भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध, जिसको सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वार के नाम से जाना जाता है। 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री। 64 में मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान का जेकेएलएफ का गठन, 77 में नाम पड़ा जेकेएलएफ। दिसंबर 1964 में आर्टिकल 356 और 357, सॉरी मैं 352 बोल रहा था, 357 जम्मू कश्मीर पर भी लागू किया गया। 1965 में, 64 में लागू किया गया। 1965 में इन दोनों अनुच्छेदों को 370 का विरोधी बताते हुए वहां जन आंदोलन को शुरू किया गया, और 65 में ही पाकिस्तान ने यहां पर ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। रिजल्ट हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, और 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया गया। 60 के दशक की यह महत्वपूर्ण घटना थी। युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुआ, और 1966 में क्या हुआ? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, रूस ने हस्तक्षेप किया कि भैया युद्ध बंद करो। ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता में हस्ताक्षर करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए, और 9 जनवरी की रात को लाल बहादुर शास्त्री समझौता पे हस्ताक्षर करने के बाद सोए तो सोए ही रह गए। यानी 10 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा? दिक्कत था, कई सीनियर लीडर थे,
लेकिन जब सीनियर लीडर किसी का नाम आता था तो दूसरा कहता था हम क्यों नहीं। मान लो कि हम 65 साल 70 साल के सीनियर लीडर को उठाते हैं कि अच्छा इनको बनाया, ये सबसे सीनियर है, तो बगल में थोड़ा 2 साल नीचे है, बोलो हम क्यों नहीं। तो चूंकि किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए हुआ कि इंदिरा गांधी के नाम पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि वो नेहरू परिवार की है, जल्दी विरोध उभर कर सामने नहीं आएगा। इसलिए 25 जनवरी 1966 को भारत की एक खतरनाक प्रधानमंत्री मिलती है जिसका नाम था इंदिरा गांधी। एक लेखक है, शायद आप नाम सुने होंगे, गुन्नार मिर्डल। किसने किसने नाम सुना है? उन्होंने किताब लिखी है, किसी को याद है? एशियन ड्रामा। यस, एशियन ड्रामा में उन्होंने इंडियन स्टेट को सॉफ्ट स्टेट कहा है। सॉफ्ट स्टेट वो स्टेट होता है जहां की सरकार लुंज पुंज होती है, जिस सरकार में डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं होती है। लेकिन गुन्नार मुंडल का एक कथन बच्चा 2 भारतीय प्रधानमंत्रियों पर लागू नहीं होता है, नंबर 1 इंदिरा गांधी और नंबर 2 डिसीजन मेकिंग की क्षमता मोदी में जितनी है किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बड़े बड़े डिसीजन 370 हटाया जाएगा, किसी के बस में नहीं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है और वो इसके खिलाफ अपना अभियान शुरू करती है। ये घटना 66 तक का है, 1966। यहीं से जून 1966 की एक घटना घटित होती है। मकबूल भट्ट भाई साहब, हम याद है, जेके लिप के नेता आतंकवादी, ये भारत में प्रवेश करते हैं। पाकिस्तान में इनका अड्डा रहता है, पाकिस्तान मींस यूके, इनका अड्डा रहता है, और भारत में एंट्री करते हुए गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन 1968 में ये फरार हो जाता, यानी 68 तक और कोई यहां घटना नहीं घटित होती है। यानी इस दशक में 60 से 1970 में कोई और महत्वपूर्ण घटना नहीं है। 16 जनवरी 1969 को मेरा जन्म होता है बिहार में, और कोई घटना नहीं। अब आइए 70 का दशक। हेलो, हो गया, मुस्कुरा दिए, काफी है। 1970 फेज, ठीक है, हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। जेके लिप सक्रिय है। अब जम्मू कश्मीर में हिंसक तरीके से आजादी के उद्देश्य को लेकर के वहां के युवाओं को भी भड़का रहा है, अपने में शामिल कर रहा है, और एक आतंकी संगठन के रूप में अपने को तैयार कर रहा है। और ये करता क्या है कि 71 में गंगा नाम के एक विमान का अपहरण कर लिया जाता है। इंडियन एयरलाइंस का एक विमान होता है गंगा, 1971 में। जेके लिप इसकी जिम्मेवारी लेता है। लेकिन कितने प्यारे आतंकवादी थे, आज के आतंकवादी कितने पापी हैं। ये गंगा विमान को हाईजैक करके लाहौर ले जाता है, सारे यात्रियों को प्यार से उतारता है और बम से विमान को उड़ा देता है। अच्छा नहीं माना जाएगा? यात्रियों को उतारता है, फिर खिला पिला करके उनको ट्रेन से वापस इंडिया भेज देता है, और इसकी जिम्मेदारी वो लेता है। टेररिज्म की शुरुआत पहले ऐसे हुई थी, जबकि वहीं जम्मू कश्मीर के टेररिज्म को छोड़ दो, पंजाब में जो टेररिज्म का उभार हुआ था, कनिक्स विमान का अपहरण किया, हाईजैक किया गया और आसमान में ही उड़ा दिया गया। 356 लोग आसमान में ही मारे गए। लेकिन ये लोग कितने अच्छे थे। 71 में घटना घटित होती है, और उसी 71-72 में एक और घटना घटित होती है। बांग्लादेश याद है? ये पहले पाकिस्तान का भाग था, पूर्वी पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है बच्चा, वो सुन्नी मुस्लिम की आबादी यहां सबसे ज्यादा है, राइट? या की कम है। और जो
पंजाब सिंध के लंबे लंबे लोग हैं ना, एक स्पेसिफिक रेस के, वही अपने को असली मुसलमान समझते। भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, बांग्लादेश के मुसलमान को भी वो बंगाली टाइप का नटा नटा छोटा छोटा नहीं, मुसलमान नहीं है। और सच्चाई भी है कि इंडिया में 95% जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है। टोटल वर्ल्ड के मुस्लिम का 85% मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम है, 15% अप्रॉक्स 20 to 15% या मुस्लिम है। सुन्नी मुस्लिम संगठनों ने विस्तार किया, इसलिए मैक्सिमम कन्वर्जन जो हुआ वो सुन्नियों का हुआ। भारत में सुन्नी ज्यादा है। सऊदी अरबिया पुनः सुन्नी समुदाय को लीड करता है और ईरान शिया को लीड करता है। लगभग 94% पॉपुलेशन ऑफ ईरान इज शिया पॉपुलेशन, और इसी तरह से 93% पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरबिया इज सुन्नी पॉपुलेशन। तो पश्चिम एशिया के देशों पर नजर डालोगे तो शिया पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा डोमिनेंट अगर स्टेट कोई है तो कंट्री कोई है तो ईरान है। ईरान के बाद थोड़ा सीरिया है, ईरान के बाद थोड़ा सीरिया है, बट सीरिया में भी शिया कम है, लगभग 35 to 40% शिया है। ईरान में इराक में 60% शिया है, लगभग 30% के आसपास शिया लेबनान में है। हिजबुल्लाह जो संगठन है शियाओं का है, और हमास जो संगठन है वो सुन्नियों का है। नाम सुना होगा हिजबुल्लाह और हमास, आज के डेट में चर्चा का विषय रहा। तो अमन में, यमन में, ओमान में, हर जगह है, बट शिया में की आबादी बहुत कम है। और चारों तरफ जो मुस्लिम विश्व के अलग अलग देशों में फैले हैं उसमें मैक्सिमम सुन्नी है। तो जो कन्वर्टेड हैं उनको वो लोग थोड़ा ये दृष्टि से देखते हैं। इसलिए चुनाव होता है 1971 में पाकिस्तान में, ठीक है, और उस चुनाव में आवामी लीग चुनाव लड़ती है। और आवामी लीग किसकी पार्टी थी? शेख मुजीबुर रहमान की, बांग्लादेश के थे वो, पूर्वी पाकिस्तान, दैट टाइम इज कॉल्ड पूर्वी पाकिस्तान। और शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेती है। पाकिस्तान में दबंग पंजाब वाले, सिंध वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, पाकिस्तान में दबे कुचले बलूचिस्तान वाले और गिलगित बाल्टिस्तान वाले। तो गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों ने भी वोट किसको दिया? आवामी लीग को दिया। और पूरा बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान का वोट आवामी लीग को ही गया। और पाकिस्तान के विकास पर पूरा फंड खर्च करता था और पूर्वी पाकिस्तान के विकास पर खर्च नहीं करता था। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में गरीबी बेरोजगारी ज्यादा थी और पाकिस्तान की सरकार इसको ध्यान में नहीं रख रही थी। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में था कि हमारे यहां की सरकार अगर बनेगी तो हमारा भला होगा। इसलिए जम करके आवामी लीग को उन्होंने वोट दिया। आवामी लीग चुनाव जीत गई, लेकिन इनको प्रधानमंत्री बनाने से, सत्ता देने से वहां की सेना ने इनकार कर दिया। समझ में आ गया? अरे ये बंगलिया को हम लोग कैसे प्रधानमंत्री, ये कैसे आके बनेगा? ये पूर्विया, ये कैसे हो सकता है? ये अप्रोच था। परिणाम, मुजीबुर रहमान ने आजादी की घोषणा कर दी। आवामी लीग के नेतृत्व में आजादी की घोषणा कर दी। 1971 पाकिस्तान के लाखों की संख्या में सैनिक इनके विद्रोह को दबाने आए। जम करके आवामी लीग के समर्थकों को बांग्लादेश में कुचलने का प्रयास पाकिस्तानी सैनिकों ने किया। उनकी हत्याएं की गई। उनको इतना प्रताड़ित किया सैनिकों ने कि वो भाग भाग के भारत में शरण लिए। सबसे ज्यादा भारत में शरणार्थी आए तो उसी समय आए। ये सब एक एक चीज याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश शरणार्थी की समस्या, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, याद करो, तो सारी कहानी इन सब चीजों से जुड़ेगी। सबसे ज्यादा शरणार्थी अगर आए तो इसी पीरियड में आए। और यहीं पर इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को भेज दिया आवामी लीग की तरफ से लड़ने के लिए। यही कहलाया इंडिया पाकिस्तान का
तीसरा युद्ध। यह युद्ध 13 दिनों तक चला, समझ में आ रहा है। और 13 दिनों में जम करके हम लोगों ने 71 में 26 मार्च को बांग्लादेश मुजीबुर रहमान द्वारा आजादी की घोषणा, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 13 दिनों तक भारत पाकिस्तान का तीसरा वार, तीसरा युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की जमकर हार हुई, भारत ने विजय हासिल की और वहां के लाखों सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने सरेंडर करा के गिरफ्तार कर लिया। राइट। उन सैनिकों के बदले में मुजीबुर रहमान और उनकी परिवार को छुड़वाया गया, क्योंकि उनको पाकिस्तान में ही सब बंधक बना लिए थे। छुड़वाया गया और भारतीय सैनिकों को इज्जत के साथ इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया। लोग कहते हैं कि भाई क्या जरूरत थी उनको वहां भेजने की, जेल में बंद करके मारते हम लोग। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना पीठ थपथपवा लिया, यह भारत की उदारता है कि गिरफ्तार सैनिकों ने सरेंडर किया, फिर भी उन सैनिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। भारत महान है, महान भी बन गई और 1 लाख लोगों को जेल में रख के खिलाते खिलाते हमारा सारा राशन खत्म हो जाता है या नहीं है। तो आर्थिक सुरक्षा भी हम लोगों ने अपने प्राप्त करने का प्रयास किया। 71 में युद्ध विराम होता है और यहीं पर 1972 में होता है शिमला समझौता। क्लियर है। जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है और शिमला समझौते में हम लोग कुछ मुद्दों पर सहमति कायम करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि जो युद्ध विराम संधि में जो लाइन बना था उसका नाम कर दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और तय हुआ कि दोनों देश LOC का सम्मान करेंगे। दोनों देश कश्मीर विवाद को आपसी बातचीत से हल करेंगे, इस विवाद में किसी और को शामिल नहीं करेंगे। और सियाचिन ग्लेशियर मानव रहित क्षेत्र होगा, दोनों देश में से किसी भी देश की सेना यहां नहीं जाएगी। राइट। LOC नाम पड़ा, हमने LOC का सम्मान किया और हमने कभी POK पर दावा नहीं किया। 2016 तक पाकिस्तान ने कभी सम्मान नहीं किया और शिमला समझौते को पाकिस्तान बार बार तोड़ता रहा। हम कभी भी कश्मीर मुद्दा को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं गए, हमने शिमला समझौता को कभी नहीं तोड़ा, लेकिन पाकिस्तान बार बार इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशन में उठाता रहा। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे को उठाने का मतलब ही है शिमला समझौते को तोड़ना। LOC पर सैन्य घुसपैठ मतलब ही है सीमा के सम्मान को तोड़ना, शिमला समझौते को तोड़ना। और 84 में तो सियाचिन ग्लेशियर वाला समझौता भी उसने तोड़ दिया। ये 72 में शिमला समझौता। क्लियर है। इसके बाद 70 के दशक में बच्चा और कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है। फिर से एक बार मकबूल बट 1976 में भारत घुसते हुए गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन अबरी बार भाग नहीं पाते हैं, उनको जेल में बंद किया जाता है और फाइनली उनको 1984 में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। 76 में घटना घटित होती है, 77 में फिर से शेख अब्दुल्ला का दिमाग खराब होता है। और फिर से वो कश्मीर की स्वायत्तता की मांग करते हैं और कहते हैं कि विदेश और संचार जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए, भारत के पास केवल रक्षा रहे। क्लियर है। अब क्या किया जा सकता है? क्यों गिरफ्तार करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा दो ना, अब तो लगा ही सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति शासन लगाने से साइड हो गए। 1977 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्लियर।
भारत में प्रवेश करते हुए मकबूल भट्ट गिरफ्तार, 84 में फांसी। 77 में शेख अब्दुल्ला द्वारा जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की मांग तथा संचार और विदेश मामलों को जम्मू कश्मीर को देने की मांग, फलतः जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन। अब आता है 1980 का काल। मैं ये टॉपिक इसलिए उठाया हूं कि इसके बहाने आपका पूरा रेंज में कवर कर दूंगा। थोड़ा सा गपशप है बट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 1980, ये 1980 का काल जम्मू कश्मीर के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड टेररिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 1980 के काल को वर्ल्ड टेररिज्म का काल कहा जाता है क्योंकि इसी दशक में दुनिया में आतंकवाद एक वैश्विक समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। पीछे वाला एसी बंद करने के लिए बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। फोकस हो। और वर्ल्ड टेररिज्म आपके निबंध के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसको हम लोग इस तरीके से करें कि आज वर्ल्ड टेररिज्म पर निबंध बनने की संभावना हमेशा से बनी हुई है, तो अगर निबंध भी पूछे तो हमारा एरिया मजबूत रहे। 1980 के काल में जम्मू कश्मीर, आतंकवाद, पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में सुरक्षा चुनौतियां, विश्व आतंकवाद को यदि समझना है तो थोड़ा सा हम लोग अगल बगल भी नजर डालेंगे। ईरान, ठीक है, ईरान मैप में दिखाई दे रहा है। ईरान में 1953 में तख्ता पलट किया गया, ठीक है, और तख्ता पलट के द्वारा वहां रजा शाह का शासन स्थापित किया गया, राइट। और इस रजा शाह के पीछे यूके और यूएस था। कहा जाता है कि वहां की जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उन्होंने ईरान में तख्ता पलट में अहम भूमिका। रजा शाह का शासन स्थापित किया जाता है और रजा शाह अमेरिका समर्थक शासन होते हैं, शासक होते हैं, यूरोप समर्थक शासन होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अमेरिका का पक्ष वाला अपना आदमी ईरान में शासक बना बैठा है तो सारे ईरान के समझौते किसके साथ अच्छे अच्छे होंगे? अमेरिका के साथ होंगे, यूरोप के साथ होंगे, यूके के साथ होंगे, रूस के साथ तो कभी नहीं होंगे। शीत युद्ध चल रहा है। यही हुआ रजा शाह के साथ। अमेरिका और यूके और यूरोपीय देशों ने मिलकर ईरान में निवेश करना शुरू किया और जमकर ईरान का आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। न केवल ईरान का आर्थिक शोषण किया जा रहा था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से, बल्कि ईरान में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी तेजी से किया जा रहा था। धीरे धीरे ईरान की आर्थिक हालत भी खराब हो रही थी। और उसी ईरान में एक नेता होते हैं आयतुल्ला खुमैनी, नॉट खामनेई, अभी है खामनेई, वो थे आयतुल्ला खुमैनी। इनको लगता है कि ये गलत हो रहा है, हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, और जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका ईरान का शोषण कर रहा है, ये पापी रजा शाह के कारण, रजा शाह का भी तख्ता पलटना जरूरी है और इनको भी यहां से भगाना। लेकिन खुमैनी ये बात समझते हैं कि व्यक्ति का धन से उतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है जितना इमोशनल अटैचमेंट अपनी प्रथा, परंपरा और मान्यताओं से होता है। ये बच्चा अगर दिल्ली स्टेशन पे उतरता है, नया नया शादी हुआ है, एक हाथ
में बीबी का हाथ होता है और दूसरे हाथ में 5 लाख रुपया का ब्रीफकेस जो दहेज में मिला था वो होता है। ये दो चोर आते हैं, एक इसके 5 लाख का बैग छीन के भागता है और दूसरा इसका बीबी छीन के भागता है। किसके पीछे भागेगा? निश्चित बीबी के पीछे भागेगा। हम लोग धर्म के कारण जान दे सकते, अपनी प्रथा परंपरा के कारण जान दे सकते, धन के कारण जान दे जरूरी नहीं। अंग्रेज हमारा शोषण करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही चर्बी वाली गोली की बात आई ना, 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। ये धर्म का मामला है, हम अपनी प्रथाओं से इमोशनली अटैच होते। इस बात को खुमैनी ने समझा और उसने जिहाद का नारा दिया और कहा कि ये यूरोप के देश, अमेरिका हमारी ईरान की संस्कृति को नष्ट कर रहा है, हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। इसको अगर यहां से नहीं भगाया गया तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान कुछ भी नहीं बचेगी। रंग लाया ये ऐलान, ईरान के सभी मस्जिद आंदोलन के केंद्र बने, ईरान के सभी मौलवी मुल्ला आंदोलन के नेता बने और 1979 में रजा शाह का तख्ता पलट दिया गया। इस घटना को ईरानी क्रांति के नाम से और यहां पर एक नई इस्लामिक सरकार का गठन किया गया। इस सरकार का नेचर था कि जो सियाह इस्लामिक हेड होगा वो सबसे पावरफुल होगा, बाकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और वो हेड कौन बना? आयतुल्लाह खुमैनी। और आयतुल्लाह खुमैनी के मरने के बाद बने खामनेई, जो अभी हैं दाढ़ी वाले, आप लोग देखते होंगे टीवी में, राइट। ये है ईरान की कहानी। अब इस पूरे एपिसोड में खुमैनी या खामनेई का अमेरिका से मोहब्बत होगा या रसिया से? रसिया से, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन रसिया। इसलिए पूरे एपिसोड में रसिया ने खुमैनी का भी साथ दिया, क्योंकि रसिया भी चाहता था कि अमेरिका वहां से भागे, यूरोप के देश वहां से भागे। इसलिए वहीं से खुमैनी या खामनेई का या ईरान का रूस से प्यार भरा संबंध बना और अमेरिका से 36 का आंकड़ा बना। यहां से एक तस्वीर क्लियर हो चुकी होगी कि ईरान का अमेरिका से 36 के आंकड़ा का कारण क्या है और रूस से अच्छे संबंध का कारण। पिक्चर क्लियर? यह है आपका ईरान की कहानी, संक्षेप में, थोड़ा थोड़ा, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, ठीक है। अब आते हैं हम जो 2-3 पड़ोसी देश है, सबकी चर्चा नहीं करेंगे। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी नाइनटीन 73 में, ध्यान से सुनना, डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना होती है 73 में। और जो डेमोक्रेटिक सरकार का हेड होता है वो रूस का समर्थक होता है और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला होता है। रूस भी कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने में लगा हुआ था ना जी, रूस, चीन, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला होता है। लेकिन बीच में 1978 में एक गैर कम्युनिस्ट संगठन, फंडामेंटली संगठन, जो कम्युनिस्ट होगा वो कट्टर धार्मिक होगा या धार्मिक नहीं होगा? नहीं होगा। तो एक कट्टर धार्मिक संगठन 78 में अफगानिस्तान का सत्ता पलट कर देता है। जब सत्ता पलट करता है तो ये रूस के लिए इज्जत का सवाल है। और 1979 में रूस यहां पर फिर से आक्रमण करता है और रूस न केवल यहां पर अपनी सेना एस्टेब्लिश कर देता है, बल्कि फिर से अपना समर्थन वाली सरकार की स्थापना करता है, जिसको 79 में हटाया गया था। अब 78 में हटाया गया था, 79 में यहां रूस समर्थित सरकार है। अफगानिस्तान में रूस की सेना भी है,
सरकार के रूस के साथ अच्छे अच्छे समझौते दनादन हो रहे हैं और अमेरिका के दिल पे सांप लूट रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में कभी भी रूस का वर्चस्व अमेरिका नहीं देख सकता था, क्योंकि ईरान में अमेरिका का वर्चस्व रूस नहीं देख पा रहा था। क्लियर है? 79 में रूस अफगानिस्तान में आता है और 79 में ही अमेरिका को भागना पड़ता है ईरान से, क्योंकि रजा शाह का तख्ता पलट हो जाता है। समझ रहे हो कहानी ना? अब तो अमेरिका बदला लेगा और यहीं पर अमेरिका यूज करता है और पाकिस्तान को यूज करके वहां पर फंडिंग करके अफगानिस्तान की जमीन पर ढेर सारे आतंकी संगठनों को खड़ा करता है। वो आतंकी संगठन सरकार विरोधी होते हैं, वो आतंकी संगठन सरकार के विरोध में बम विस्फोट करते हैं, सरकार के मंत्रियों को बम से मारते हैं, आदि 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 जो आतंकी करते हैं। 1980 में हक्कानी नेटवर्क का गठन होता है, हरकतुल जिहाद अल इस्लाम का गठन होता है 1986, 82 में और फिर 86 में प्रॉपरली लश्कर तैयबा आता है इसी फेज में। और इन सब की फंडिंग कहां से होती है? अमेरिका भाया पाकिस्तान। क्लियर है कंसेप्ट? और यहीं से पाकिस्तान आतंकवाद को संपोषित करने वाली एक धरती के रूप में तैयार होता है। और वहां के सैन्य शासन जो है वो भारत के खिलाफ तो है ही, और सैन्य वहां इतना डोमिनेंट होता है कि अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार आती भी है तो बिना सेना के तालमेल के वो नहीं चल सकती, इसलिए उसी नीतियों को लागू करती है जो सेना डिसाइड करती है। तो ये है कहानी बच्चा अफगानिस्तान की। 78 में तख्ता पलट, 79 में सोवियत संघ द्वारा आक्रमण, अपने समर्थित सरकार की स्थापना और 79 से वहां कंटिन्यू, यूएसएसआर की 89 में वापसी। 10 साल रहता है सोवियत संघ। 1989 में सोवियत संघ का स्वयं विघटन हो जाता है, और जब स्वयं विघटन हो गया तो दूसरे देश में क्या करेगा बेचारा? सोवियत संघ से भागता है 89 में, अमेरिका के दिल को तसल्ली मिलती है, भगा दिए भगा दिए भगा दिए, अमेरिका रिलैक्स हो जाता है। और यहां पर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित होता है। ये तालिबान का शासन 2001 तक चलता है। मुल्ला उमर यहां पर शासक बनते हैं और तालिबान एक सुन्नी फंडामेंटलिज्म पे आधारित संगठन, जिसको आतंकी संगठन का दर्जा दिया गया। 2001 में 9/11 की घटना होती है और इसी जमीन से, अफगानिस्तान की जमीन से, अलकायदा पाकिस्तान में बम विस्फोट करता है। बम विस्फोट नहीं बल्कि वो सीधे टावर में ही लड़ा देता है, विमान हाईजैक करके। ये विश्व का एक सबसे बड़ा टेरर अटैक माना जाता है। और 2001 में इस टेरर अटैक के बाद अमेरिका वार ऑन टेरर शुरू करता है, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करता है। हर क्षेत्र में किसी भी कीमत पर आतंकवाद को खत्म करना है। और इसके लिए सबसे पहला काम करता है अफगानिस्तान पर आक्रमण। अफगानिस्तान पर आक्रमण करके तालिबानी शासक को वहां से भगाता है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को वहां स्थापित करता है और अपनी सेना के साथ वहीं अड़ जाता है। अब अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार है। अब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना भी है जो समय समय पर सरकार की मदद करती रहती है। हर तरह से अमेरिका अब अफगानिस्तान के साथ है और तालिबान बाहर है। ये तालिबान छोटे छोटे गुटों में बट करके इस अमेरिका को भगाने में लगे हुए हैं। और इसी बीच अमेरिका में एक नया राष्ट्रपति आते हैं, बाइडेन। वो डिसाइड करते हैं कि झूठ मूठ का यहां जान देने से क्या फायदा। और 2021 में, अगस्त 2021 में, यानी 2001 से 2020 साल यहां अमेरिका रहता है। इसके कारण अमेरिका के ढेर सारे रिसोर्सेज खत्म होते हैं, बहुत सारा पैसा बिना मतलब का खर्च हो रहा, कोई इससे फायदा अमेरिका को हो नहीं रहा। तो अमेरिका डिसाइड करता है कि हमें यहां से चलना चाहिए
और बाय बाय कर देता है अफगानिस्तान को। परिणाम यहां पर सत्ता में कौन आता है? फिर से तालिबान की वापसी होती है, तालिबानी सरकार का गठन होता है। यह है अफगानिस्तान की कहानी संक्षेप में। और हम आते हैं फिर से पाकिस्तान पर। 1947 में पाकिस्तान आजाद होता और यहां डेमोक्रेसी की स्थापना होती, लेकिन ये डेमोक्रेसी ज्यादा दिन नहीं चलती है। 1958 में तख्ता पलट होता है वहां के सेनाध्यक्ष अयूब खान के द्वारा। ये तख्ता पलट 58 में होता है। 68, 77, 19 साल तक यहां सैन्य शासन रहता है। सैन्य शासन समझते हो? और भारत पाकिस्तान के 65 वाला युद्ध हो, चाहे वो 71 वाला युद्ध हो, सब वहां के सैन्य शासन में लड़े जाते हैं। 78 तक यहां सैन्य शासन रहता है। बीच में सैन्य शासन ने चुनाव किया कि चलो अब हम सैनिक शासन ही चुनाव होता है, लेकिन फिर चुनाव में मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए तो उसने इनको नहीं बनने दिया और फिर से सैन्य शासन कंटिन्यू कर दिया। बता चुके हैं अभी हम। 77 में फिर से यहां डेमोक्रेसी आती है। ये डेमोक्रेसी भी 77 से आगे चलती है, 58 से 73 तक चलता है। सॉरी, 73 के बाद डेमोक्रेसी आती है, 77 तक चलती है और 77 में फिर से जियाउल हक के द्वारा तख्ता पलट किया जाता है और ये तख्ता पलट 85 तक चलता है। 77 से 85, उधर 73, 1-2 साल बाद फिर डेमोक्रेसी आ जाती है। मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं दिया जाता है, सैन्य शासन कंटिन्यू रहता है। 73 में डेमोक्रेसी आती है, बट 73 से 4 साल 77 तक चलती है। 77 में फिर जियाउल हक के द्वारा तख्ता पलट किया जाता है। फिर 85 तक सैन्य शासन रहता है। 85 में यहां फिर से डेमोक्रेसी आती है और फिर एक बार 99 में मुशर्रफ के द्वारा, परवेज मुशर्रफ के द्वारा, वो सेनाध्यक्ष होते हैं, परवेज मुशर्रफ के द्वारा तख्ता पलट किया जाता है। लेकिन उस समय तक दुनिया अवेयर हो चुकी थी। डेमोक्रेसी 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 में अवेयरनेस लोगों में आ चुका था। तो अब आसान नहीं रह जाता है कि जब चाहे तब सैनिक तख्ता पलट करे। सैनिकों को भी जनता को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सैनिक यहां पर एक नया तरीका अख्तियार करते हैं कि रहे सामने से लोकतंत्र और पीछे प्रधानमंत्री की छुट्टियां हमारे हाथ में रहे। जैसे अभी वर्तमान में पढ़ ही रहे होगे, 2001 तक परवेज मुशर्रफ सत्ता में रहते हैं। फिर 2001 से डेमोक्रेसी आती है और 2025 में हम जी रहे हैं। 2025 तक यहां डेमोक्रेसी है, लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी तो है, लेकिन परोक्षतः सत्ता सैनिकों के हाथ में रहता है। जब भी चुने हुए प्रतिनिधि चाहते हैं कि सैनिकों के नीतियों के विरुद्ध जाएं, उनके विरुद्ध जाएं, तो सैनिक फिर से कुछ तिकड़म गड़बड़ी करते। यानी भारत का जो लोकतंत्र का इतिहास पिछले 78 सालों से चला आ रहा है, ये लोकतंत्र का इतिहास काफी हद तक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है और हम निरंतर अपने लोकतंत्र को एक प्रोसेस के रूप में मजबूत बनाते गए। जबकि वहीं पर 1947 से पाकिस्तान भी आजाद हुआ, वहां लोकतंत्र का इतिहास बड़ा ही गड़बड़ रहा है। वहां लोकतंत्र संपोषित नहीं हुआ है, बल्कि कई मोर्चे पर लोकतंत्र लगातार कमजोर होता रहा है। सैन्य शासन वहां की फितरत में शामिल रहा और जहां सैनिकों का डोमिनेंसी होगी, वहां भारत के खिलाफ आतंकवाद तो बढ़ाया जाएगा ही जाएगा। भले वहां जनता न चाहती हो, भले जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चाहते हो, लेकिन वहां के सैनिक की फितरत है कि वो ये सब करेंगे ही। और ये है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी। कश्मीर समझना है तो पाकिस्तान को तो समझना ही पड़ेगा, और पाकिस्तान को मोटे तौर पर हम लोग समझ लिए कि पापी पाकिस्तान का इतिहास कैसा रहा। क्लियर है बच्चा? अब हम आते हैं तो इसी फेज में कुछ आतंकी संगठनों की कहानी देखते। मैक्सिमम आतंकी संगठन इस फेज में अफगानिस्तान में गठित किया गया। हमास और हिजबुल्लाह की भी चर्चा हमने कर दी है यहां पर, वो भी 80 के दशक में ही बनाया गया बच्चा। लेकिन जो मेन आतंकी संगठन यहां बनाया गया 1980 में हक्कानी बंधुओं के द्वारा पहला आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का गठन किया जाता है। वो भी
अफगानिस्तान में फंडिंग अमेरिका के द्वारा। उद्देश्य रूस समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकना हिंसक तरीके से। क्लियर? इसके बाद हम इसको भुला देते हैं। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में 84 में बनता है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। ये पाकिस्तान बेस्ड बनता है, लेकिन इसका भी फील्ड वर्क अफगानिस्तान होता है। ये केवल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं आता है, बल्कि ये अपने धर्म को लेकर के गठित होता है। ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पे आधारित संगठन होता है। और जो सरकार है वो कौन समर्थित सरकार है? रूस समर्थित सरकार है। और उस धर्म को मानता है क्या? नहीं मानता है। तो ये सरकार तो हमारी धर्म विरोधी है ना, हटाओ इसको। पब्लिक को मोटिवेट करके और धर्म की आइडियोलॉजी को आधार बना करके, धार्मिक रूढ़िवाद की विचारधारा को आधार बना करके हरकत उल जिहाद अल इस्लाम भी सरकार के विरोध में काम करता है। वहां पर ढेर सारा बम विस्फोट करता है, लोगों की हत्याएं करता है। और उनको फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। बेस इनका पाकिस्तान में। तीसरा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, ये 82 में आता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस नाम से आता है लश्कर ए तैयबा अफगानिस्तान। इसी के आज हेड कौन है? हाफिज सईद। नाम सुना होगा आपने। हाफिज सही बातें हैं। इनका क्षेत्र जो रहता है वो अफगानिस्तान रहता है। इनका पर्पस भी वही है, धर्म और अफगानिस्तान से जो धर्म विरोधी टाइप की सरकार है ना, उसको भगाना, उसके खिलाफ आतंक फैलाना, बम विस्फोट करना। और सबकी फंडिंग अमेरिका से हो रही है भाया। और इसी में एक अरब कंट्री से एक और कट्टरपंथी आता है। वो तो सुन्नी फंडामेंटलिज्म का चरम है। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। और 1988 में 1988 में 82 में लश्कर ए तैयबा बनता है। 88 में वो एक संगठन बनाता है अल कायदा। और वो केवल अफगानिस्तान में ही नहीं बनाता है बच्चा, अन्य पश्चिम एशिया के देशों में भी अपना संगठन और ब्रांच खोलता है। इराक में खोलता है, इजिप्ट में खोलता है, हर जगह खोलता है। अलग अलग नामों से बाद में खोलता है, बाद में अलग अलग नामों से खोलता है। अल शबाब, सोमालिया में अल शबाब जो आतंकी संगठन है, जो विश्व के प्रमुख आतंकी संगठनों में माना जाता है, वो अल कायदा का ही विंग है। उसी तरह से नाइजीरिया में बोको हराम विश्व का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। और वो भी सुन्नी फंडामेंटलिज्म की विचारधारा पर आधारित है। और वो भी अल कायदा का ही विंग के रूप में काम करता है। इस तरीके से अल कायदा के पास फंड होता है, ढेर सारे कट्टरपंथी इनको फंडिंग करते हैं। और अल कायदा बड़े मजबूती से, अल कायदा को अमेरिका की फंडिंग की जरूरत नहीं होती है बच्चा। ये अपना अरब कंट्री से धर्म को आधार बना करके फंड लेकर आता है। और शरीयत वाली सामाजिक संरचना को स्थापित करने के लिए शरिया पर आधारित, शरीयत कानून पर आधारित, मोहम्मद साहब के उपदेशों के, उनके द्वारा बनाए गए नियमों मान्यताओं पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए ये जिहाद करता है, आतंकी घटनाओं को अंजाम देता। उसी फेज में दो और आतंकी संगठन बनते हैं। एक सुन्नी फंडामेंटलिज्म पे आधारित फिलिस्तीन में, कौन? हमास। और एक शिया फंडामेंटलिज्म पे आधारित लेबनान में हिजबुल्लाह। हम सुना हुआ होगा आपका। 87 में हमास बनता है और 82 में ही हिजबुल्लाह का गठन होता है लेबनान में। हिजबुल्लाह को समर्थन कौन देगा? ईरान, क्योंकि शिया विचारधारा पे आधारित संगठन है। और हमास को समर्थन कौन देगा? सऊदी अरबिया, क्योंकि सुन्नी फंडामेंटलिज्म पे आधारित संगठन है। क्लियर है कंसेप्ट? इस तरह से ये दशक जो है वो केवल भारत के आतंकवाद के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दशक आतंकवाद के उद्भव के लिए इंपॉर्टेंट। और इसी अफगानिस्तान में जब 1989 में रूस चला जाता है और यहां पर शून्य वैक्यूम बनता है, तो यहां पर एक और नया संगठन आता है 1994 में। उसका नाम होता है तालिबान। तालिबान मतलब शिक्षार्थी,
वो शिक्षार्थी जो इस्लाम की शिक्षा लेते हैं। उद्देश्य इस्लामिक विचारधारा और शरिया कानून पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। इनको कहा जाता है तालिबान। और ये तालिबान 1994 में आता है अफगानिस्तान में, क्योंकि इसको रोकने वाला उस समय कोई नहीं होता है। इसके नेता होते हैं मुल्ला उमर। और 1996 में ये अफगानिस्तान के शासक बन बैठते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की स्थापना होती है और ये शासन 2001 तक चलती है, तब तक जब तक अमेरिका उनको खत्म नहीं करता। और पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि इस तालिबानी शासन में महिलाओं का हाथ दिखता था तो काट लिया जाता था, पैर दिखता था तो काट लिया जाता था। महिलाओं को अकेले बिना पुरुष के चलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये आधुनिक शिक्षा के विरोधी मानते हैं, ये आधुनिकता के मूल्यों के विरोधी मानते हैं। बोको हराम जो शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है कि आधुनिकता की जो विचारधारा है वो हराम है। स्वतंत्रता, समानता और जो न्याय का मूल्य है ना, सामाजिक न्याय का मूल्य, वो हराम है। वो ईश्वरीय न्याय ही सही न्याय, समानता नहीं, सोपानिकता। अल्लाह और आम जनता बराबर कैसे हो सकते हैं? सोपानिक संबंध होगा। और आम जनता को स्वतंत्र नहीं, हमेशा अल्लाह के अधीन होना होगा। और हम हैं अल्लाह के बगदादी। यही था ना बगदादी का, इस्लामिक स्टेट का स्लोगन। क्योंकि हम अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, खलीफा हैं, तो हम ऊपर हैं और जितनी भी जनता है वो नीचे है। हमारे और जनता के बीच सोपानिक संबंध है। और हमारी और जनता को हमें अधीन रहना होगा। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय की विचारधारा हराम है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली हराम है। ये था बोको हराम। तो भले नाम से वो था, बट बाकी जो भी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना नाम के ही आधुनिकता के विरोधी होते हैं, आधुनिकता के मूल्यों के विरोधी होते हैं, आधुनिक शिक्षा के विरोधी होते हैं। और इस तरीके से वहां पर तालिबानी शासन चला। क्लियर? ये सभी आतंकी संगठनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया हम। अब वापस हम आते हैं 80 के दशक में, आगे की कहानी। 1982 में शेख अब्दुल्ला बेचारे मर जाते हैं और उनकी राजनीतिक विरासत मिलती है फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला अभी भी है, दिखाई देते हैं। उनके बेटा उमर अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला को राजनीतिक विरासत मिलती है और फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस मिलकर बार बार चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। 82 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु, फारूक अब्दुल्ला का आगमन। 84 में कई घटनाएं भारत में घटित होती है। 84 में पहली घटना पकड़ के रखा गया था किसको? मकबूल भट्ट को फांसी दे दी जाती है। 84 में ही सियाचिन में वो पाकिस्तानी घुस जाते हैं, ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उनको भगाया जाता है। 84 में ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। और इसी फेज में एक सिख फंडामेंटलिज्म पे आधारित टेररिज्म का नया रूप पंजाब में उभर कर सामने आता, राइट? और 84 में ही एक आतंकी संगठन गठित होता है पाकिस्तान में फजलुर रहमान के द्वारा, हरकतुल जिहाद अल इस्लाम। 84 की महत्वपूर्ण घटनाएं। और यहां पर एक हरकतुल जिहाद अल इस्लाम जो आता है बच्चा, वो केवल अफगानिस्तान तक ही नहीं रहता है, बल्कि धीरे धीरे इधर उधर भी अपना हाथ पांव मारता है। लेकिन अभी ज्यादा नहीं, पाकिस्तान अभी इसको इधर की तरफ मुंह नहीं किया है। लेकिन 80 के दशक की एक महत्वपूर्ण घटना है। इधर की तरफ मुंह तो तब करते हैं जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद फंडिंग अमेरिका बंद कर देता है, अब जरूरत नहीं अमेरिका को। और फंडिंग बंद कर देता है तो सारे आतंकवादी बेरोजगार हो जाते हैं। अब बेरोजगार आतंकवादी कहां जाएंगे भाई?
तो कुछ को भेजा जाता है यमन, राइट, यमन में ही कहानी चल रही है। कुछ को भेजा जाता है सीरिया, इराक, ये सब जहां जहां लड़ाई हो रही थी उधर उधर सब मूव कर जाते हैं। और पाकिस्तान बाकी बेरोजगारों को कहता है कि रोजगार चाहिए ना, चल कश्मीर। और अब कश्मीर ही क्यों, तुम लोग तो इतने बेरोजगार हो, कश्मीर ही क्यों, पूरा भारत क्यों नहीं? क्योंकि 90 के दशक तक आते आते बच्चा पूरा विश्व जो है वो एक नए दौर में प्रवेश करता है, जिसको हम कहते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, धार्मिक रूढ़िवादिता, जहां लोग धर्म के लिए जान देने को तैयार है। कश्मीर में तो लोग आजाद कश्मीर के लिए जान देंगे, लेकिन अब तो जब धर्म के लिए जान देने की कहानी शुरू हो गई तो पूरे भारत में मुस्लिम हैं, तैयार करो उनको, बस उन्हें कन्विंस करना है कि अल्लाह ने इस नेक काम के लिए तुम्ही को चुना है, सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अल्लाह ने चुना है और तुमको अल्लाह के लिए कुछ करने का मौका मिला है। बांध लो बम, उड़ा डालो काफिरों को, जन्नत मिलेगी, वहां ढेर सारी हूरें होंगी। यही करना था। हम लोग आएंगे कि कैसे 1989 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, 90 के बाद टेररिज्म का विस्तार जम्मू कश्मीर से हटकर पूरे भारत पे होता है। 1993 का मुंबई बम विस्फोट, कलकत्ता बम विस्फोट, फिर लगातार तो फिर विस्फोट ही विस्फोट, जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत के बाकी क्षेत्रों में बड़े बड़े बम विस्फोट। लेकिन ये आतंकवाद पढ़ते समय हम पढ़ेंगे, अभी तो हम जम्मू कश्मीर पर फोकस्ड हैं। क्लियर है? 86 में अफगानी आतंकवादी अब्दुल रहमान द्वारा लश्कर-ए तैयबा का गठन किया जाता है। अब इसके नेता हैं हाफिज मोहम्मद सईद। लश्कर-ए तैयबा पर अमेरिका के दबाव में जब बैन करवाया जाता है बच्चा, तो इसका नाम बदल के होता है जमात उद दावा। और फिर जमात उद दावा का एक नया विंग इस समय कश्मीर में सक्रिय है, जिसने अभी वाले आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, सीआरपीएफ। क्लियर? तो कई अब नए नए नाम से आए हैं, पीछे हम लोगों ने चर्चा भी किया था, वो इसी का विंग है, सईद का ही विंग है। 86 में एक और घटना घटित होती है बच्चा, जम्मू और कश्मीर में सरकार अल्पमत में आ जाती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन 1 साल चलता है। 77 में चुनाव होता है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ती है। मतलब कौन? फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव में इन पर धांधली का आरोप लगाया जाता है। और चुनाव में धांधली का आरोप लगा करके पूरे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे को लेकर के युवाओं को सड़क पर उतारा जाता है और सरकार के विरोध में यहां पर आंदोलन तेज हो जाता है। 87 में कश्मीर में चुनाव, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, चुनाव में धांधली का आरोप, जनता में असंतोष। 87-88 में अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में जेकेएलएफ की घाटी में सक्रियता बढ़ती है, लोगों में असंतोष बढ़ता है, उस असंतोष को भड़काया जाता है, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर जन आंदोलन 88 में तेज हो जाता है बच्चा। और यहीं से कश्मीर में एक नई कहानी शुरू होती है, आतंक का काल। क्लियर है? आतंक के काल की शुरुआत होती है 1989 में, 88 तक है ये, 89 में एक भारतीय व्यक्ति के नेतृत्व में एक आतंकी संगठन का गठन, हिजबुल मुजाहिदीन।
हिजबुल मुजाहिदीन। आज के डेट में ये आतंकी संगठन पाकिस्तान का सबसे प्रिय संगठन है और इस संगठन का एक उद्देश्य होता है हिंसक तरीके से कश्मीर आजादी नहीं, कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। हिंसक तरीके से कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। सैयद सलाहुद्दीन आज के डेट में भारत के वांटेड तो हैं ही, पाकिस्तान के सबसे चहेते आतंकी, और पाकिस्तान के सह पे ही इन्होंने आतंकी संगठन का गठन किया। ये कश्मीर में 88 वाला चुनाव 87 वाला चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे। मन में इनको भी ताकि बेईमानी करके हमको हरा दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन पर बैन किया जाता है। 2017 में जाकिर राशिद भट्ट द्वारा अंसार गजावत उल हिंद का गठन किया जाता है। ये हम और आतंकवाद आएंगे तो हम आपको थोड़ा और ज्ञान देंगे, कुछ ज्ञान हम आपको यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग समय को भी बैलेंस करते रहे। 89 में कुछ और घटना घटित होती है। थोड़ा इंडिया की तरफ आते हैं। अभी तो हम लोग जम्मू कश्मीर में। 89 में चुनाव होता है और राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं और जनता दल चुनाव जीत जाती है और चुनाव में प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, राइट। विश्वनाथ प्रताप सिंह शपथ ग्रहण करते हैं और शपथ ग्रहण में उनके साथ ही एक शपथ ग्रहण करते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, भारत के गृह मंत्री, ठीक है। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 89 की बात है। पर थोड़ा और 2 महीना पहले आ जाओ। सितंबर में और नवंबर में 2 कश्मीरी नेताओं की हत्या कर दी जाती, क्योंकि 1989 से माहौल अब बिगड़ना शुरू हो जाता है कश्मीर का। 2 कश्मीरी नेताओं की हत्या कर दी जाती है, नीलकंठ गंजू, ओके, और टीकालाल टपलू। ये दोनों कश्मीर के हिंदू नेता होते हैं, बहुत बड़े कद के नेता होते हैं, और दोनों नेताओं की हत्या के साथ पूरे कश्मीर में माहौल बिगड़ जाता है। और इसके बाद शुरू होता है कश्मीरी हिंदुओं को वहां से मार मार कर, कश्मीर घाटी से, जम्मू में तो ये लोग हैं ही, कश्मीर घाटी से मार मार कर भगाना। और ढेर सारा थोक भाव में कश्मीरी हिंदू जम्मू में या दिल्ली में आकर शरण लेने के लिए भी बस हो जाते। जो सिनेमा वगैरह कश्मीर फाइल्स वगैरह दिखाया गया उसी पीरियड का है, इसीलिए इसको आतंक का काल कहा जाता है। मार मार के कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया जाता है, पूरा कश्मीर डिस्टर्ब हो जाता है, जल उठता है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये कहानी शुरू है। और इसी बीच दिसंबर में नई सरकार, शपथ ग्रहण, और शपथ ग्रहण में बगल में मुफ्ती मोहम्मद सईद का शपथ ग्रहण। और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं, ये जम्मू का श्रीनगर से चुनाव जीत के आते हैं, जम्मू कश्मीर से। तो जहां इनका घर होता है श्रीनगर, उसी घर के बगल में 4 JK-LF के नेता आतंकी टीवी पर शपथ ग्रहण देख रहे होते, और चारों के दिमाग में आइडिया आता है, क्योंकि जनता दल के थे, पहले से बहुत अमीर नहीं थे, तो बहुत घर पे कोई पहरेदारी नहीं थी, सामान्य कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और इनकी बेटी वहीं बगल में डॉक्टरी पढ़ रही थी। डेली घर से निकलती थी, बस पर बैठती थी, कॉलेज जाती थी। चारों के मन में आइडिया आया कि क्यों न इनको किडनैप किया जाए। भारत देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण अपने आप में बहुत बड़ा कांड होगा। फिर क्या, 8 दिसंबर को ये चारों गाड़ी लेके जाते हैं, बस के आगे गाड़ी लगाते हैं, बस से उतारते हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अपहरण करते हैं, जिसका नाम होता है रूबिया सईद। और उसके बदले में ये JK-LF के आतंकियों को छुड़वाते हैं। ये अपने आप में 89 की सबसे बड़ी घटना थी कि किसी देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण और खूंखार आतंकवादियों को उसके बदले में छोड़ा जाना।
कई फिल्मों में भी ये प्लॉट रहा है, आप लोग देखिए। 89, 90 तक आते आते कहानी बहुत बिगड़ जाती है बच्चा। जनवरी 1990 में अब कोई उपाय नहीं बचता है, राष्ट्रपति शासन दिया जाता। अभी तो जस्ट चुनाव हुआ था 77 में, लेकिन सिचुएशन इतना खराब होता है कि 1990 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन लगा करके पावर गवर्नर के पास आता है ना, और गवर्नर बनाया जाता है एक बड़े खूंखार आदमी को, जिनका नाम होता है जगमोहन। बहुत खतरनाक। और यही नहीं, इसी पीरियड में आपसपा भी लगा दिया जाता। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1967। प्रीवियस ईयर पे इस क्वेश्चन पूछा गया है, अगर याद होगा तो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो। ये कानून जहां लगाया जाता है वहां फोर्स को बहुत ज्यादा पावर मिल जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फोर्स किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम न करे और फ्री होकर के काम करे और आतंकवाद का सफाया करे। यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आपसपा लागू किया जाता है, सेना को फुल पावर दिया जाता है कि चलो आतंकवाद को खत्म करो। और जनवरी 1990 इधर भारत के खिलाफ वहां की मुस्लिम जनता इनकलाब जिंदाबाद कर रही है, भारत भगाओ भगाओ। लाखों की संख्या में वहां भारत के विरुद्ध जन सैलाब उमड़ता है, और जगमोहन उस पर फायरिंग करवाते हैं। 100 से ऑफिशियली अधिक लोग मारे जाते हैं। पुलिस के फायरिंग में 1-2 लोग मारे जाते तो कितना हंगामा होगा। 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं, निश्चित तौर पर मुस्लिम मारे जाते हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ जो जुलूस निकल रहा होता है वो मुस्लिमों का ही निकलता है। 14 सितंबर और 4 नवंबर 1989 आतंकियों द्वारा प्रमुख कश्मीरी हिंदू नीलकंठ गंजू और टीकालाल टपलू की हत्या। कश्मीर में विरोध आंदोलन और कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं का दौर तीव्र, फलतः ढेर सारे कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन। ये कश्मीरी हिंदुओं के पलायन वाली कहानी वहीं से शुरू। 8 दिसंबर 1989 रूबिया सईद का जेकेएलएफ द्वारा अपहरण और बाद में जेकेएलएफ के 5 आतंकवादियों को उसके बदले में रिहा कराया जाता। 19 जनवरी 1990 जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन और जगमोहन को गवर्नर नियुक्त किया जाता है, और वहां पर भारत सरकार के विरुद्ध वहां की जनता, भारत सरकार के विरुद्ध वहां की कौन जनता होगी, निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे, वो सड़कों पर आते हैं। 20 जनवरी 1990 लगभग 2 लाख लोगों द्वारा भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, फलतः भारतीय सेना द्वारा गोलीबारी, 100 से अधिक कश्मीरी मुस्लिमों की हत्या, फलतः भारत के खिलाफ कश्मीरी विरोध। क्योंकि अगर 100 कश्मीरी मुस्लिम मारे गए, लोग कहते हैं ज्यादा मारे गए थे, लेकिन ऑफिशियली 100, तो 100 मारे गए तो 100 के अगर एक परिवार, एक के 5-5, 6-6, 7-7 परिवार होंगे और 10-10 रिश्तेदार होंगे, तो 20 लोगों का खून तो डेड बॉडी देख के खौलेगा ना, दोस्त मित्र का भी खौलेगा। 1000 का मतलब होगा 20, 25, 30 हजार लोग जो उससे जुड़े हैं, डेड बॉडी देख के खून खौल गया। कहानी ये बनी बच्चा कि ढेर सारे युवा भारत के खिलाफ बदला लेने के मूड में पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान बिस्तर लगा के बैठा था, आजा आजा। पाकिस्तान को और क्या चाहिए? पाकिस्तान ने उन लोगों को इनवाइट किया, पाकिस्तान ने उनको ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान ने AK-56-57 दिया, पाकिस्तान ने पैसा दिया और वापस भेजा कि जा ले ले बदला। भारत के खिलाफ ही उनको यूज किया। आतंकवाद यहां पर तेज हो रहा है, क्लियर है? 4 लाख कश्मीरियों का भारत के खिलाफ सड़क प्रदर्शन तथा जनमत संग्रह की मांग को लेकर के कश्मीरी हिंदुओं की हत्या और लूटपाट। ये फेज में कश्मीरी हिंदू बहुत तेजी से पलायन किए। 20 मई 1990 फिर से कश्मीरी मुस्लिमों का प्रदर्शन, लाखों की संख्या में फिर से कश्मीरी सड़कों पर आए, भारत के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शन किया।
जगमोहन ने फिर से फायरिंग करवा दी, फिर से 100 से अधिक लोग मारे गए। ताली बजाने वाली चीज नहीं है, दुखद बात है देश के लिए। फिर से 100 से अधिक लोग मारे गए। मई 1990 मौलवी फारूक के नेतृत्व में भारत का विरोध कर रहे 2 लाख काश्मीरी मुस्लिमों पर सेना द्वारा पुनः फायरिंग, 100 से अधिक काश्मीरियों का डेथ। फलतः गवर्नर जगमोहन का इतना बड़ा दबाव बना कि इस्तीफा देना पड़ा, गवर्नर का इस्तीफा। लेकिन आग तो लग चुकी थी। अब जिनके लोग मारे जाएंगे उनके मन में भारत के खिलाफ नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता है। जिनके रिश्तेदार मारे जाएंगे उनके खिलाफ भारत की नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता है उनके मन से। और वहां पर उनके कन्विंस करने के लिए तो लोग पाकिस्तान के लोग हैं ही, कट्टरपंथी हैं ही। और थोक भाव में यहां से लोग पाकिस्तान जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। वहां ढेर सारा आतंकी कैंप बनाया जाता है, ट्रेनिंग लेते हैं, ढेर सारे आतंकवादी तैयार होते हैं। और यही वो फेज था जब अफगानिस्तान के आतंकवादी भी बेरोजगार होते। राइट। अब बीच में है पाकिस्तान। कश्मीर के सारे टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान, अमेरिका नहीं। अमेरिका तो बाय बाय करके निकल चुका है। अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास ढेर सारे बेरोजगार हो चुके आतंकवादी। उसमें कुछ आतंकवादी हैं जिसको कि रूस को भगाने के लिए तैयार किया गया था, और कुछ आतंकवादी हैं जिसको कि धार्मिक फंडा रूढ़िवादिता के विचारधारा पर आधारित करके उनको तैयार किया गया था। जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बेस्ड टेररिस्ट हैं वो तो अपना काम जारी रखेंगे, लेकिन जो नेशनलिज्म बेस्ड टेररिस्ट हैं, राष्ट्रवादी आतंकवादी हैं। राष्ट्रवादी आतंकवादी समझते हो? लिट्टे लिट्टे क्या चाहता था? अलग देश, अलग देश मिल जाएगा तो फिर उसको आतंकवाद करने की जरूरत थी। तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा के आतंकवादी थे, जब रूस भाग गया तो उनको आतंकवाद करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे, बेरोजगार, और अब जरूरत है उनको यूज करने की। पाकिस्तान के पास अब वो बर्डन है, पाकिस्तान को उनको यूज करना है। और इधर जम्मू कश्मीर से भी ढेर सारे युवा आ चुके हैं जो बदला लेने के मूड में है। उनको भी ट्रेन करके आतंकवादी बनाया जा चुका है। अब पाकिस्तान की दिमाग की बत्ती जलती और एक प्लानिंग तैयार करता है। प्लानिंग नंबर 1 कि ये सारे आतंकी संगठन अलग अलग कश्मीर में काम न करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करें। क्लियर है? क्योंकि ढेर सारे आतंकी संगठन अलग अलग फुटकर काम करेंगे और एक संगठन बना करके काम करेंगे तो इनका प्रभाविता ज्यादा होगा। दूसरा प्लानिंग, ये आतंकी केवल जम्मू कश्मीर में ही काम क्यों करें? भारत के बाकी क्षेत्रों में जो धार्मिक आतंकवाद है उनको तो यूज हम धर्म के आधार पर भारत के बाकी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में भी खेत तैयार है। बाकी क्षेत्रों में भी खेत तैयार है। 1985 में फैजाबाद कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि को हिंदुओं के दर्शनार्थ खोल दिया गया और मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा जमकर इसका विरोध किया गया। माहौल तो अब धार्मिक आधार पर तनावपूर्ण हो चुका है। सांप्रदायिकता भारत में बढ़ने लगी है। 85 में साहबानों प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 86 में पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है। और पॉलिटिकल पार्टी इस दोनों मुद्दे को लेकर के राजनीति में कूद पड़ती है। वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है और कुछ लोग मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता में और बढ़ोतरी होती है। एक तरफ ईरान में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, पश्चिम एशिया में शिया सुन्नी फंडामेंटलिज्म का उभार, तो दूसरी तरफ भारत में भी माहौल धार्मिक आधार पर बन चुका है, सांप्रदायिकता का उद्भव हो चुका है। अब बस जरूरत है इसमें पेट्रोल डालने की। पाकिस्तान को लगा कि अब तो उर्वर भूमि केवल जम्मू कश्मीर की ही नहीं है, उर्वर भूमि पूरे भारत की है।
क्यों ना पूरे भारत में आतंकवाद को फैलाया जाए। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे आधारित टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म को क्यों ना भारत में फैलाया जाए, भारत को तबाह किया जाए। अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी नंबर 3 कि कश्मीर में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आतंकवादी काम करे, लेकिन आतंकवादी तो छुप छुप के काम करेंगे ना। एक ऐसा संगठन भी होना चाहिए जो कश्मीर की जनता के बीच रहे, वो प्रत्यक्षता आतंकवादी दिखाई न दे, जनता के बीच रहे और जनता में स्वीट पॉइजन करता रहे, अलगाववादी और अलग देश की मांग लोकतांत्रिक तरीके से करे, खून खराबा करके नहीं करे। तो कश्मीर पर 3 स्ट्रेटेजी बनाई गई। स्ट्रेटेजी नंबर 1, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया जाए। एक ऐसा संगठन हो जो कि बिना आतंकवाद के जनता के बीच जाकर के जनता को कन्विंस करने का प्रयास करे, परसेप्शन मैनेजमेंट का प्रयास करे। और तीसरा, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो केवल विदेशियों को पकड़ पकड़ के मारे। इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। दूसरे देश के जब विदेशी जम्मू कश्मीर में मारे जाएंगे तो सबका ध्यान यहां आएगा और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना बड़ा आसान हो। ये 3 स्ट्रेटेजी बनाई गई जम्मू कश्मीर के लिए और एक बनाई गई पूरे भारत के लिए। यह आतंकवाद को भारत के बाकी क्षेत्रों में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के रूप में उभारा। ये 4 सूत्रीय एजेंडा पाकिस्तान ने तैयार किया और अब इस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल अब समझ में आ रहा है। इसका कनेक्शन आपके अफगानिस्तान से भी है। इसका कनेक्शन आपके अफगानिस्तान से 1989 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, रूस जा चुका है, फंडिंग बंद हो चुकी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पूरे पश्चिम एशिया में उभरकर सामने आ चुका है। शिया फंडामेंटलिज्म पे आधारित, सुन्नी फंडामेंटलिज्म पे आधारित संगठन बनने लगे। इराक ईरान पर आक्रमण कर चुका है, 10 साल तक ईरान इराक युद्ध शुरू हो जाता है। तो भारत में भी तो उसका असर दिखेगा बच्चा। ये काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर में आपसपा लागू, हजारों की संख्या में कश्मीरी युवाओं का भारत के विरोध में पाक पलायन, प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत में प्रवेश और आतंकी गतिविधियों को प्रारंभ किया जाता है। 1992 में पाकिस्तान के सह पर हरकत उल जिहाद अल इस्लाम का बांग्लादेश इकाई का गठन किया जाता है, इलियास काश्मीरी के नेतृत्व में। अब हुजी कहां था? अफगानिस्तान पाकिस्तान में था। अब बांग्लादेश का एक यूनिट बनाया जाता है इलियास काश्मीर के नेतृत्व में कि अब भारत में आतंकवाद को फैलाना है तो बांग्लादेश में बैठकर फैलाया जा सकता है। और बांग्लादेश भी मुस्लिमों का देश है, वहां पर भी फंडामेंटलिज्म के समर्थक लोग हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान गढ़ बनाने का प्रयास करता है और वहां से भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए हरकत उल जिहाद, अब क्या पूरे भारत में फैलाना है, हरकत उल जिहाद अल इस्लाम का गठन करता है और लश्कर तैयबा को कहता है कि जाओ हाफिज सईद भाई को डी कंपनी से संपर्क करो, दाऊद भाई को मिलाओ, इनको मिला करके और कहो कि दाऊद भाई क्या ये रोजगारी बटोर रहे हो और बड़ा कमाया जाए, ड्रग्स की तस्करी में लगो ना, खूब कमाई है, तुम हमारे काम में भी सहयोग दो और हम तुम्हें कमाई में सहयोग देते हैं। और बच्चा यहीं से शुरू होता है टेररिज्म और संगठित अपराध के बीच लिंकेज। आपका टॉपिक है ना, टेररिज्म और संगठित अपराध के बीच लिंकेज। लश्कर तैयबा डी कंपनी से संपर्क करता है और इसी का परिणाम होता है 1993 में मुंबई आतंकी हमला। 1993 में लश्कर तैयबा को डी कंपनी से संपर्क, 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम विस्फोट, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। कश्मीर से इतर भारत में पहला आतंकी हमला। क्लियर? मार्च 1993 में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाता है अली शाह गिलानी के नेतृत्व में। अली शाह गिलानी वहां के एक नेता होते हैं और वो नेता आतंकवादी नेता नहीं होते, बल्कि सफेदपोश नेता होते हैं, लेकिन अलगाववादी नेता होते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से
भारत से अलग कश्मीर की मांग को रखते हैं, खून खराबा नहीं करते। और इन्हीं के नेतृत्व में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है कि सारे मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से वहां की जनता का परसेप्शन मैनेजमेंट करे और जनता को मोटिवेट करे और भारत से अलग होने के लिए उनको प्रेरित करे। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गिलानी के नेतृत्व में गठन किया जाता है, जिसमें 26 भारत विरोधी संगठन भाग लेते हैं और इनका एक ही काम है, गैर हिंसक तरीके से आजाद कश्मीर की मांग। पिक्चर क्लियर है? मतलब खाली हम कहानी नहीं बता रहे, समझ भी विकसित करते चलो। अक्टूबर 1993 में पाकिस्तानी आतंकवादी फजलुर रहमान के द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन नहीं, हरकत उल मुजाहिदीन का गठन किया जाता है। हरकत उल अंसार होता है, 97 में इसका नाम बदलकर हरकत उल मुजाहिदीन कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कश्मीर का पाकिस्तान में विलय और इस हेतु कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। और कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा? विदेशियों को अपहरण करके बनेगा। क्लियर? फरवरी 1994, उर्दू अभी इसको हम आगे आते हैं, मई 1994 में पाकिस्तानी सेना द्वारा सैयद सलाहुद्दीन के नेतृत्व में, पाकिस्तान की सेना द्वारा सैयद सलाहू नेतृत्व में 15 आतंकी संगठनों का एक महासंगठन बनाया जाता है। इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। इसको हेड कौन करता है? पाकिस्तान का सबसे प्रिय आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। हरकत उल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, हरकत उल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन इसमें प्रमुख होते हैं। 15 आतंकी संगठन एक अम्ब्रेला के रूप में ये पाकिस्तानी सेना करवाता है कि ऐसे रहोगे तो फिर आपस में नहीं लड़ोगे, एक मजबूत प्रभाव छोड़ोगे। क्लियर है बच्चा? चारों स्ट्रेटेजी बना दिया पाकिस्तान ने। इसी बीच एक घटना घटित होती है, चूंकि पहले था तो इसलिए मैंने सीक्वेंस में पहले दे दिया। एक अफगानी आतंकवादी अजहर मसूद, अभी भी उधर काम तो है नहीं, रोजगार है ना, कश्मीर में प्रवेश करता हुआ गिरफ्तार होता है और तिहाड़ जेल में बंद हो जाता है। और इसी को छुड़ाने के लिए इसके समर्थक क्या करते हैं? प्लेन हाईजैक करते हैं। असहर मजहूर को, सिनेमा भी बहुत ज्ञान दे रहा ना, अजहर मसूद को छुड़ाते हैं और 2000 में यही एक नया आतंकी संगठन बनाता है। जैसे मसूद कश्मीर प्रवेश के दौरान गिरफ्तार, 99 तक जेल में, तिहाड़ जेल में रहता है। और मैंने कभी चर्चा किया था कि इसी जेल में हमारे बनारस का, क्योंकि उस समय मैं बनारस में पढ़ रहा था और वहां पर एक अपराधी बड़ा सक्रिय हुआ था, आफ्ताब अंसारी, हत्या, अपहरण आदि आदि में। उसी समय वो भी तिहाड़ जेल में बंद होता है और यहीं पर आफ्ताब अंसारी का मिलन होता है अजहर मसूद से। अजहर मसूद कहता मेरे पास ढेर सारा हथियार है, क्या रेजगारी बटोर रहे हो, सप्लाई करो। और यहीं से हथियार की तस्करी आफ्ताब अंसारी शुरू करता है। सप्लायर कौन? अजहर मसूद। उसके पास जो हथियार होते हैं कहां वाले होते हैं? जो रूस छोड़कर गया था। और यहां भी आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच लिंकेज कायम होता है, जहां आतंकवादी अपना माल बेचने के लिए यहां के संगठित अपराधियों का से संबंध बनाते हैं और उनके माध्यम से अपना माल बेचते। 99 तक जेल में। मई 1994 यहां पर एक और घटना घटित होती है। 94 में जेकेएलएफ के एक नेता मकबूल भट्ट और अयातुल्ला खान थे, अमानुल्लाह खान थे। अमानुल्लाह खान जिंदा रहते हैं, मकबूल भट्ट को फांसी हो जाती है 84 में। उनकी जगह पर आते हैं यासीन मलिक। यासीन मलिक, यासीन मलिक और अमानुल्लाह खान दोनों सीज फायर करते हैं, सरेंडर करते हैं कि अब हम लोग सरेंडर करते हैं, जेल चले जाएंगे और हम लोग अब लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे, अपराध नहीं करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अच्छा थोड़ी करेंगे। आजाद कश्मीर की सैयद अली शाह गिलानी के साथ हो जाते हैं ये आतंकवादी। यासीन मलिक और 1997 में अमानुल्लाह खान द्वारा सीज फायर की घोषणा और लोकतांत्रिक रूप से आजाद कश्मीर की मांग जारी करते, अब नेता बनने का शौक आ जाता है। 95 से 99 जम्मू कश्मीर काफी हद तक शांत रहता है।
इस पीरियड में यहां पर भी चुनाव उनाव होता है, सब कुछ प्रॉपर होता है। इधर भारत में आतंकवाद फैलना धीरे धीरे शुरू होता है, हल्का फुल्का। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया जाता है 1996 में। लोकतंत्र आता है तो सब कुछ ठीक ठाक, लोकतंत्र आता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है और थोड़ा थोड़ा आतंकी गतिविधि जारी रहता है। 99 में फरवरी में लाहौर समझौता होता है और इधर लाहौर समझौता हो रहा होता है और उधर कारगिल में घुसपैठ पाकिस्तान कर रहा होता है। फाइनली भारत में कारगिल युद्ध होता है। ये 4th इंडिया पाकिस्तान वार कहलाता है। और कोई 99 में घटना नहीं होती है। 2000 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करके कंधार ले जाया जाता है और यात्रियों के बदले में अजहर मसूद को रिहा कराया जाता है। और 2000 में ही अजहर मसूद द्वारा जैसे मोहम्मद का एक आतंकी संगठन के रूप में गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। और इसी 2000 के बाद एक में एक घटना जो सबसे बड़ी घटना आतंकवाद के क्षेत्र में मानी जाती है, अमेरिका पर हमला 9/11। उसके बाद की कहानी कल करते हैं। ओके, हमको 1-2 दिन बीच में गप करने के लिए छूट दे दो, तो थोड़ा सा ये सब से थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो समझ में आता चला जाए। पढ़ेंगे वही जो पढ़ना है, टू दी पॉइंट, बट इस कहानी से थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।